गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रेशों से धागे का निर्माण। विभिन्न वर्ग के वस्त्रोपयोगी रेशों की लंबाई अलग अलग होती है। कुछ वर्गों के रेशों की लंबाई बहुत कम होती है और जैसे कपास, जिसमें केवल आधे से 2.5 इंच की लंबाई होती है। ऊन का रेशा 1 इंच से 8 इंच तक ही होता है। इन्हें हम स्टेपल फाइबर कहते हैं। और कुछ रेशे जो होते हैं वो एवरल लंबाई के होते हैं, जैसे कि रेशम। ये तो है जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। रेशम एवरल लंबाई का धागा हमें प्राप्त होता है इसमें। लेकिन कृत्रिम जो रेशे हैं उनको तो हम अपने उपयोग के अनुसार, किस प्रकार का वस्त्र बनाना है उसके अनुसार उसकी लंबाई फिक्स कर सकते हैं। अतः मानवकृत तथा रासायनिक दोनों प्रकार के रेशों की लंबाई इच्छानुसार, आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। जिस प्रयोजन के लिए हम धागा तैयार कर रहे हैं उसी अनुसार उसकी लंबाई रख लेते हैं। लेकिन प्रकृति से जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उसमें प्राकृतिक रेशों में स्टेपल फाइबर्स जो हैं वो है कपास और ऊन, और फिलामेंट फाइबर्स जो कि बहुत लंबे होते हैं, एविरल लंबाई के होते हैं, जैसे कि रेशम। ऐसा एक ही केवल धागा है जो कि फिलामेंट धागा है, और क्योंकि कीड़ा जो है वो कोकून पर रेशे को लपेटता है तो उसकी लंबाई बहुत अधिक होती है, 1000 फीट से 4000 फीट तक की हो सकती है। तो प्रकृति से प्राप्त रेशों में केवल सिल्क ही ऐसा है जो कि फिलामेंट फाइबर है, जो कि एवरल लंबाई का होता है। इसके पश्चात जब हमें धागे प्राप्त हो जाते हैं तो हम धागों पर ऐंठन देते हैं, और जिससे कि वस्त्र की मजबूती, टिकाऊपन, सुंदरता उसके धागे की प्रति इंच की ऐंठन पर निर्भर करती है। ऐंठन इसलिए दी जाती है क्योंकि वो एक सुंदर धागा बन सके, उसमें मजबूती आ सके, टिकाऊपन आ सके। और जितनी ज़्यादा ऐंठन होती है 1 इंच पर, उसी प्रकार से उस धागे की मजबूती और चमक उभर करके आती है। साधारण और कम ऐंठन वाले जो मोटे धागे की अपेक्षा अधिक महीन ऐंठन वाले धागों को उत्तम और शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि कम ऐंठन के कारण धागा जल्दी टूट सकता है और घिस सकता है, फलतः उससे कपड़ा भी निर्बल बनता है। कसकर बटा हुआ धागा मजबूत और टिकाऊ कपड़ा बनाता है। धागे पर दी जाने वाली ऐंठन दाहिनी तरफ या बाईं तरफ, दोनों में से किसी भी एक और दी जाती है। दाहिनी तरफ वाली को हम Z आकार का कहते हैं, और बाईं तरफ के ऐंठन को हम S अक्षर से मिलता हुआ होता है, इसलिए उसको S घुमाव कहते हैं। इन दोनों प्रकार की बटाई के सम्मिश्रण से कपड़ों के सौंदर्य और कार्य संपादन क्षमता बढ़ाने के लिए इन पर ऐंठन दी जाती है और अलग अलग रचना उनके ऊपर बनाई जाती है। मुलायम तथा कोमल सतह वाले वस्त्रों के लिए जो धागे बनाए जाते हैं इन्हें हल्की ऐंठन वाला बनाया जाता है। चिकनी सतह वाले वस्त्रों को बनाने के लिए जिन धागों को तैयार किया जाता है उन्हें कसकर बटा जाता है, जिससे धागे की मजबूती आती है। और प्रति इंच के हिसाब से उसको अगर हम देखें तो बटाई की मात्रा का सीधा संबंध उसकी धागे की मजबूती से होता है। जितनी अधिक बटाई होगी उतना ही धागा मजबूत होगा। तैयार कपड़े के बाह्य स्वरूप उतना ही गुणवत्ता वाला होगा, कपड़ा उतना ही कार्य संपादन क्षमता वाला रहेगा। अतः सामान्य बटाई के धागे संतुलित होते हैं तथा विभिन्न रूपों वाली बटाई के धागे असंतुलित होते हैं। तो धागे का जो कुछ विशेष प्रकार के जो धागे होते हैं उनमें अधिकतम ऐंठन दी जाती है, उनके अलग क्वालिटी उत्पन्न करने के लिए। धागे के ऐंठन की मजबूती की गणना प्रति इंच के हिसाब से की जाती है। उसके पश्चात आता है धागे में जो ऐंठन है वो ताने और बाने के धागों में भी अंतर रखा जाता है। ताने तथा बाने के धागों में क्योंकि ताने के धागे लंबाई में तान दिए जाते हैं और बाने के धागों से उनको भरा जाता है, इसलिए ताने के धागे तागे के धागे बनाने के
ताने के धागे बाने के धागों से अधिक मजबूत रखे जाते हैं क्योंकि वे वस्त्र का आधार बनाते हैं, इसलिए ताने के धागों पर अधिक ऐंठन दी जाती है। ताने के धागों को अधिक मजबूत बनाने के लिए उन पर बहुत अधिक ऐंठन दी जाती है। तैयार धागे पर एक और विशेष प्रकार की प्रक्रिया कराई जाती है। प्रत्येक धागे पर मांड चढ़ाई जाती है। उसके पश्चात उन्हें गर्म रोलर से संपर्क कराया जाता है जिससे वे सूख जाते हैं और निर्माण प्रक्रिया झटके और सहन करने के लायक धागा बन जाता है। ताने के धागों में ऐसी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं कराई जाती है। उन्हें बाने के धागों में इस प्रकार ऐसी विशेष प्रक्रिया कोई नहीं कराई जाती है क्योंकि उनके द्वारा वस्त्र को केवल भराई की जाती है। धागे निर्माण की जो वो हैं अवस्थाएं विभिन्न हैं। रेशों से धागों के निर्माण की प्रक्रियाएं विभिन्न हैं। पहला आता है रेशों को स्वच्छ करना, दूसरा रेशों को समानांतर करना, और तीसरा है एक समान रेशों की पूनी बनाना, चौथा है उन पूनियों को बटना, और पांचवा है तैयार धागे को बॉबिन पर चढ़ाना। इसके अंतर्गत जब धागे का निर्माण किया जाता है, यार्न निर्माण के लिए विशेषतः दो प्रकार की प्रक्रियाएं प्रयुक्त की जाती हैं जो प्राकृतिक वर्ग के रेशों के लिए प्रयोग की जाती है। किसी भी वर्ग के छोटे रेशों की बटाई करके लंबे धागों को का रूप दिया जाता है, इसीलिए इनकी बटाई की जाती है। और कृत्रिम धागे के लिए भी प्रयोग की जा सकती है अगर उसको मजबूत बनाना है तो पहले इसमें प्रक्रिया आती है कार्डिंग। रेशे अपनी मौलिक अवस्था में उलझे हुए तथा अशुद्धियों से भरे हुए रहते हैं, अतः कार्डिंग की प्रक्रिया से उनकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। उसके बाद कॉम्बिंग, इन मोटी पूनियों को उसके बाद इनकी पूनियाँ बना ली जाती हैं कार्डिंग में। फिर मोटी पूनियों को कंघी की जाती है और इन प्रक्रिया के दौरान बहुत ही जो छोटे फाइबर्स हैं या धूल हैं इनको इस कॉम्बिंग करके उनको अलग किए जाते हैं और बड़े बड़े रेशे एक साथ समानांतर इसमें व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप रेशों का 1/4 भाग छटकर अलग हो जाता है और इन्हें बाद में अलग से छोटे फाइबर अलग कपड़ा इनके द्वारा तैयार किया जाता है। उसके पश्चात आता है खींच करके निकालना। पूनियाँ अब अपनी अलग प्रक्रिया के लिए तैयार रहती हैं। इनमें से खींचने की प्रक्रिया की जाती है। एक निश्चित दूरी पर इनमें रोलर्स के बीच में से इनको घुमाया जाता है और अगली घिर्री की स्पीड पहले की घिर्री की स्पीड से ज़्यादा होती है। इस प्रकार जब एक कम स्पीड से दूसरी अधिक स्पीड की घिर्री से निकलती हैं तो इनमें कुछ खिंचाव आ जाता है। उसके पश्चात आता है घुमाव देना। इस प्रकार से खींचकर बनाए हुए धागों में अब घुमाव देने का कार्य शुरू किया जाता है। इस प्रक्रिया में धागे पर कुछ घुमाव देकर हल्की बटाई की जाती है। इससे रेशे जो हैं वो अब तक के एक दूसरे के जो समानांतर थे अब एक दूसरे पर कुछ कुछ घूम जाते हैं और इस प्रकार मिलकर के संगठित हो जाते हैं। उसके पश्चात आता है कताई। रोविंग की प्रक्रिया के पश्चात कताई की जाती है। इसमें रोविंग के द्वारा जो तैयार धागे होते हैं उनको बॉबिन को कताई मशीन पर चढ़ाया जाता है। इससे कई रोलर्स होते हैं, इनमें प्रत्येक की स्पीड पहले वाले रोलर की स्पीड से अधिक रहती है। धागा इनमें से जब निकलता है तो अंतिम रोलर से निकलते निकलते धागे का एक बिल्कुल समान व्यास बन जाता है, समान आकार बन जाता है। कताई की प्रक्रिया के पश्चात बिल्कुल एक समान सा धागा तैयार हो जाता है जिसके द्वारा कि वस्त्र तैयार किया जा सकता है। धागे के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है साधारण धागे, सम्मिलित धागे और मिश्रित धागे कह सकते हैं हम उन्हें, और फिर है फैंसी धागे। धागे प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। साधारण धागे, इनकी रचना प्राय एक ही वर्ग के रेशों से बनी हुई रहती है, किसी दूसरे वर्ग के रेशे इसके अंदर सम्मिलित नहीं किए जाते। इस प्रकार का धागा अपनी संपूर्ण लंबाई में एक समान व्यास का रहता है और शुरू से लेकर अंत तक धागे में ऐंठन बिल्कुल बराबर रहती है, दिशा बिल्कुल बराबर रहती है, इनमें कोई अंतर नहीं आता है। साधारण धागा इकहरा भी हो सकता है, दोहरा भी हो सकता है और बहुभांज भी हो सकता है। इकहरे धागे में एक ही धागा काट कर बटा जाता है, दोहरे में
दो धागे ऐसे ही तैयार करके एक समान जो दो धागे होते हैं उनसे बट करके तैयार किया जाता है। और बहुभांज में 3 तरह के धागे या उससे अधिक तरह के धागे, 2 या 2 से अधिक तरह के धागे, इकहरे धागे मिले हुए रहते हैं। 2 प्लाई या 2 से अधिक प्लाई के धागों को आपस में बटकर साधारण केबल धागा बनाया जाता है। सम्मिश्रित धागे, जटिल रचना वाले जो धागे होते हैं उनको हम सम्मिश्रित धागे के वर्ग के अंतर्गत लेते हैं। इन विधियों से तैयार किया जो धागा होता है वह एक अपना अलग रूप लेकर के आता है। इनमें जिन रेशों का प्रयोग होता है वे विभिन्न वर्गों के अलग अलग प्रकार के धागे हो सकते हैं। जैसे हम कॉटन के साथ में पॉलिस्टर वगैरह मिक्स कर दें उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए। इसमें कई रंगों का भी उपयोग किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के धागों का भी उपयोग किया जा सकता है। इसमें अलग अलग व्यास के, अलग अलग आकार के धागे भी हो सकते हैं। इनकी रचना में ऐंठन देने का कार्य और स्थान अलग अलग प्रकार का होता है। लेकिन इसमें ये चीज़ होती है कि इस प्रकार की रचना में प्राय एक धागा जो होता है वो आधार का काम करता है और दूसरा धागा उसके ऊपर लपेटा जाता है जो कि नमूना या पैटर्न को बनाता है। इसके बाद एक तीसरा धागा भी प्रयोग किया जाता है जो बाइंडिंग का काम करता है, इसको बांधने का काम करता है। तो सम्मिश्रित धागों के अंदर 3 प्रकार के धागे लिए जाते हैं। पहला आधार धागा, दूसरा नमूना या पैटर्न तैयार करने वाला धागा और तीसरा ये बाइंडर धागा जो कि इन दोनों को बांधने का काम करता है। कुछ जो सम्मिश्रित धागे होते हैं उनको हम फैंसी धागे भी कह सकते हैं। फैंसी धागे भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला स्लब धागा, इस प्रकार के धागे में निश्चित मध्यांतर पर धागे को कम ऐंठन तथा बिना ऐंठन के छोड़ दिया जाता है। शेष स्थान पर कसकर ऐंठन दी जाती है। तो धागे से बने वस्त्र की सतह पर कुछ सजावट, कुछ नवीनता अवश्य आ जाती है, लेकिन बिना बटे हुए उभरे हुए स्थान पर घिसावट का प्रभाव अधिक रहता है। दूसरा है फ्लेक धागे। फ्लेक धागे, ये धागे भी स्लब धागे से के ही परिवर्तित रूप हैं। इनमें केवल एक धागा बिना बटा हुआ या कम बटा हुआ रहता है और कसकर बटा हुआ धागा दूसरा धागा उस पर लिपटा हुआ रहता है। यह भी जिस तरह से जहाँ से कम बटे हुए हैं वहाँ से उनकी वस्त्र की मजबूती नहीं रहती है। तीसरा है स्पाइरल धागा। इस प्रकार के धागे में एक बिना बटे धागे को दूसरे बटे हुए धागे से इतना कसकर लपेटा जाता है कि बटा हुआ भाग दिखाई नहीं देता और मोटे धागे की लहरदार घुमाव प्रमुख रूप से ऊपर की तरफ नज़र आती है जो जल्दी घिसकर वस्त्र को निर्बल बना देती है। इसमें भी कई प्रकार के हैं, रैटिन धागा, लूप धागा, गांठ वाला धागा, ग्रिंडल धागा, स्ट्रेच धागा, ये अलग अलग इसके प्रकार हैं। इसी में एक टेक्सचर्ड यार्न आता है। टेक्सचर्ड यार्न जो है एक उन्नत रूप है, डेवलप्ड रूप है। इसमें प्राय नायलॉन के रेशे का ही प्रयोग किया जाता है। टेक्सचर्ड यार्न की बल्क यार्न जो होते हैं उनके अंदर दोनों के गुण ही मौजूद रहते हैं। ये 4 प्रकार के बनाए जाते हैं, कॉइल टाइप, कर्ल टाइप और क्रिम्प टाइप और लूप टाइप। इनके विविधता से ये कई नमूने बनाए जा सकते हैं, जैसे हेलेनाक, इजिलान, टासलान, वेलनान आदि। इन वस्त्रों के विज्ञान की एक अनोखी यह एक देन है और ये डेवलप्ड धागे कहलाते हैं। इस यार्न से बने हुए कपड़े श्रेष्ठ गुण आ जाते हैं, गुठली बनने, शिकन पड़ने, आधा आकार, धारित, टिकाऊपन, समसमान बाह्य रूप, घिसावट, अवरोधकता, आरामदायक अवशोषकता से परिपूर्ण रहने के गुण समा जाते हैं और इनकी धुलाई सहज हो जाती है। ये था धागे से रेशों से धागों का निर्माण और विभिन्न प्रकार के रेशे। धन्यवाद।